नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 11 का केमिस्ट्री का जो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा पहले चैप्टर का दूसरे लेक्चर में जहां पर हमने पहले खत्म किया था उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं आधार भौतिक राशियां जो मात्रक होते हैं, मात्रक भौतिक राशियां तथा मात्रक। ठीक, पहले क्या होगा? भौतिक राशि, मात्रक। पहली भौतिक राशि क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर को क्या, मीटर का सिंबल स्मॉल m और लंबाई का स्मॉल l। दूसरा, लंबाई के बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या सिंबल होता है? m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम को केजी में लिखेंगे। ठीक है। तीसरा मात्रक भौतिक राशि कौन सी है? समय। समय को कहाँ से डिनोट करते हैं? t से। ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है। चौथी है विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहा से? आई से। ठीक है। और इसका एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करता है। पांचवा ऊष्मागतिक। ऊष्मागतिक, इसका क्या होगा सिंबल? टी। और इसका मात्रक केल्विन। केल्विन को कहा से डिनोट करेंगे? के से। ठीक है। छठा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा n और इसका मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कहे से? IV से। और इसका मात्रक कैंडेला। इसको CD से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये भौतिक राशियां हैं 7। पहला लंबाई। लंबाई को किससे? इसका सिंबल L। मात्रक मीटर। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक किलोग्राम। समय को t से और इसका सेकेंड मात्रक, जब सेकेंड को s से। विद्युत धारा I से डिनोट करेंगे विद्युत धारा को, और एम्पियर मात्रक है, एम्पियर को a से। उष्मागति T, मात्रक केल्विन k से। पदार्थ की मात्रा n और मोल इसका मात्रक है m। ज्योति तीव्रता IV कैंडेला इसका भौतिक राशि हो गया। ठीक है। इस प्रकार से भौतिक राशियां हो गई। अब आगे चलते हैं जो पावर में जैसे हम डिनोट करते हैं कि 10 की पावर 12, 10 की पावर 13, जो SI जो पद्धति है इसकी मात्रक की, उसमें इनका यूज होता है। SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न। पूर्व लग्न। ठीक, ये पूर्व लग्न हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं।
गुणक और दूसरा पूर्वलग्न संकेत। जैसे गुणक 10 की पावर -24, 10 की पावर -21, 10 की पावर -18, 10 की पावर -15, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 और ये 10। 10 की पावर -24 को क्या बोलते हैं? येक्टो। ये तो युक्तो, ठीक है। युक्तो काहे से सिंबल इसका वाई। और जेप्टो 21 को क्या लिखेंगे? जेप्टो। जेप्टो का क्या होगा सिंबल? जेड। -18 को क्या लिखेंगे? ये टो। ये टो को ए से। और फेमो 15 को फेमो, फेमटो, फेमटो हो गया, फेमटो। और इसका संकेत एफ, ठीक है। 12 को पिको, पिको को पी। नैनो को, माइनस को 9 को नैनो, नैनो को एन से। माइक्रो, ये माइक्रो हो गया यू से। और -3 को मिली, मिली को एम से। -10 को सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी, इसको सी। और -1 को डेसी, और 10 को डेका। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जब आगे हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी बहुत ज़्यादा छोटी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है, उसकी एनर्जी या जो भी कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें 10 की पावर में हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं। जैसे बहुत छोटी है, माइनस में होगी, तो जो -24 है उसको येक्टो बोलेंगे, -21 को जेप्टो, -18 को येटो, -15 को फेमटो, 12 को पिको, -9 को नैनो, -6 को माइक्रो, -3 को मिली, -2 को सेंटी, -1 डेसी, 10 को डेका। अब ऐसे प्लस में पावर लिखेंगे, जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। अब जो 10 की पावर 2 है उसको क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3 किलो, किलो। 10 की पावर 6 मेगा, मेगा को एम से। किलो को केजी। और -9, 10 की पावर 9 को गीगा, इसको जी, गीगा। और 12 को टेरा, टेरा को टी। और 10 की पावर 15 को पेटा, पेटा को पी। और 10 की पावर 18 को हेक्सा, हेक्सा को ई। और 21 को जेटा, जेटा को जेट। और योटा, वाई को, 24 को योटा, इसको वाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से 10 की पावर 2 को हेक्टो लिखते हैं, हेक्टो, हेक्टो को एच से। इस प्रकार से ये
पॉजिटिव वाले हो गए 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा और 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा और 10 की पावर 24 योटा। इस प्रकार से ये पूर्वलग्न हो गए। कम से कम प्लस के तो सारे याद होने चाहिए, माइनस में अगर 12 तक 15 तक भी याद है तो चल जाएगा, लेकिन सारी लिस्ट बना लेना है, उसके बाद इनको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। जो उसकी वास्तविक मात्रा उपस्थित है उसको द्रव्यमान कहते हैं। यह हमेशा स्थिर रहता है चाहे वस्तु कहीं भी हो। ठीक है, ये द्रव्यमान है। जो द्रव्यमान का वास्तविक उपस्थित द्रव्य है, जो मैटर है, उसकी कुल मात्रा, उसको द्रव्यमान कहते हैं। अब यही भार, भार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल को उसका भार कहते हैं। जो भार होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बदलने के कारण भार बदल सकता है। जैसे जो आपका वेट भार पृथ्वी पर है, वो भार आपका चंद्रमा पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाएगा। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसी अनुसार से भार डिपेंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से भार क्या है? जिसका वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल को उसका भार कहते हैं। जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो वो लगता है, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। ग्रेविटी जो लगती है। मापन क्या होता है? प्रयोगशाला में पदार्थों के द्रव्यमान का अत्यधिक सटीक मापन करने के लिए वैश्लेषिक तुला एनालिटिकल बैलेंस का उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक किलोग्राम, परंतु रासायनिक विज्ञान में छोटी मात्राओं के लिए ग्राम का उपयोग किया जाता है। अब जैसे आपको सोडियम मात्रा लेनी है या पोटेशियम, जो भी लेना, ये केमिकल्स हैं, इनको आप किलो में तो नहीं ले सकते, इनके लिए ग्राम, मिलीग्राम, इस प्रकार से छोटे छोटे मात्रों का यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और हमें उस मात्रक का यूज करना है जो छोटे से छोटा हो। क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री में जो है एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं या उनकी मापन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आयतन। आयतन क्या होता है? कोई पदार्थ कितना स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। इसका मात्रक एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले छोटे मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, एमएल, मिलीलीटर। देखिए, आयतन किसका होता है? जिसमें 3 हो, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। ठीक, उसका आयतन होता है। जो 3D फिगर होते हैं उनका आयतन होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ जो स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। मीटर क्यूब किस लिए है? क्यों? क्योंकि जो लंबाई होगी वो मीटर में होगी। ठीक है, जो चौड़ाई होगी वो भी मीटर में होगी, जो ऊंचाई होगी वो भी मीटर में होगी। आयतन क्या होता है? सारी भुजाओं का गुणनफल वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, m गुणे m गुणे m, क्या हो जाएगा? m⁻3। इसलिए एसआई मात्रक m3 का प्रयोगशाला में। अब अलग अलग जब केमिकल अलग अलग एलिमेंट्स नापेंगे, जो तरल ठोस अवस्था में है उनको, ठीक है, जैसे कोई लंबाई वाली चीज़ है तो सेंटीमीटर में नापेंगे लंबाई, और जब लीटर में नापेंगे जब कोई लिक्विड फॉर्म होगा। ठीक है, मिलीलीटर, जब और ज़्यादा कोई लिक्विड छोटी मात्रा लेनी है तो उसके मिलीलीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1 लीटर में कितने एम? 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1000 सेंटीमीटर होता है 1 लीटर में। ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 DM क्यूब होता है। ठीक, इस प्रकार से आयतन हो गया। उपकरण, प्रयोगशाला में आयतन मापने के लिए, जो आयतन मापने के लिए ब्यूरेट, पिपेट और आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रयोगशाला में आयतन मापने के लिए किसका, क्यों ये किया गया? देखिए, आयतन जब मापेंगे अलग अलग आयतन होता है। जैसे आप कोई बड़ा सा फिगर या बड़ी मात्रा की कोई चीज़ मापेंगे तो उसके लिए आयतन मापना अलग हो गया। और जब बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं तत्व मिला के, जैसे रिएक्शन बनाना है, अमोनिया गैस बनाना है, उसके लिए प्रयोगशाला में बहुत छोटी छोटी मात्रा में केमिकल डाले जाते हैं। उन केमिकल की सटीक मात्रा, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं मिक्स कर दे सकते, क्यों? क्योंकि केमिकल बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ ज्वलनशील ज़्यादा होते हैं, अभिक्रियाशील सबकी अलग अलग होती है।
वो आग लग सकती है, फट सकते हैं, इसलिए उनका एक नाप के उनका यूज किया जाता है कि इतनी मात्रा में 10 mm अगर मिलीग्राम जो है एक केमिकल यूज हुआ, 10 मिलीग्राम दूसरा, उसी अनुसार में लिक्विड फॉर्म का भी यूज होगा कि इतना, तब जाके पूरी परख नली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भरा जाएगा। इसलिए जो आयतन मापने के लिए अलग अलग इसके जो मापन है उनका यूज होगा। पहला ब्यूरेट, दूसरा पिपेट, तीसरा आयतन मापी फ्लास्क। ठीक है, अब आयतन मापी फ्लास्क क्या होगा, जैसे कोई फ्लास्क होता है, ये फ्लास्क है, ऐसा समझिए ग्लास की तरह फ्लास्क होता है बड़ा, उसमें टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है या जो भी इसमें भर के हमें नापना होता है, उस फ्लास्क को जब लिक्विड फॉर्म को नापना होता है, ठीक है, H2SO4, इस प्रकार से जब ये चीज़ें भरना है तो फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब घनत्व तो क्या है, घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन को, उस प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, जो उसका द्रव्यमान है बटे में उसमें टोटल उसका कितना आयतन है, यह बताता है किसी पदार्थ के कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। अच्छा समझिए, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब जो घन, घन मतलब ऐसे समझिए घनी बस्ती, जब कहा जाता है घनी बस्ती, घने जंगल, ठीक है, घने मतलब बहुत घना, घना मतलब बहुत ज़्यादा पास पास कोई चीज़ है, वो घनत्व, घना कहा जाता है। इसलिए घनत्व तो क्या हो गया, इससे ये पता चलता है पदार्थ के कण कितने पास पास व्यवस्थित है, कितना उनका घनत्व है, घनी बस्ती है, घने घने पदार्थ है, इस घनत्व से ये पता चलता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि किसी पदार्थ के कण कितने पास पास व्यवस्थित है। घनत्व अधिक होने का अर्थ है कण बहुत करीब है। जब किसी चीज़ का घनत्व बहुत अधिक है तो क्या होगा, कण बहुत 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 पास है। जैसे कोई बस्ती है बहुत घनी है, उसका मतलब क्या हो गया, वहाँ घर जो है बहुत सटे सटे घर, बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, कोई मेला है, भीड़ है, वहाँ बहुत घनी जो है भीड़ थी, बाजार थी, इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा करीब करीब लोग थे। उसी प्रकार से इसके घनत्व इसके कण हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टेम्परेचर का, टेम्परेचर क्या है, तापमान को मापने के मुख्य 3 पैमाने होते हैं। 3 पैमाने कौन से हैं, पहला डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, जो सेल्सियस में नापा जाता है वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए सेल्सियस में नापा जाता है। अब आप देखिए जो शरीर का टेम्परेचर है या जैसे रूम टेम्परेचर है वो जनरली फ़ारेनहाइट में नापे जाते हैं, सेल्सियस में भी नापे जाते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट का छोटे तापमान नापने के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक सेल्सियस संबंध है कि हम कैसे एक जो सेल्सियस में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब जैसे हमें 12 डिग्री सेल्सियस का दिया गया है टेम्परेचर और हमसे कहा है कि फ़ारेनहाइट में पता करो इसका, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 9/5 × 12 प्लस 32। 12, अब 5 से 12 9 गया 108, 5 प्लस 32, 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 छक्का 30 प्लस 32, 3 5 53.6। तो ये कितना आ गया, 53.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में आ गया। तो ये क्या था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो संबंध था उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस प्रकार से हम जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम फ़ारेनहाइट का निकाल लेंगे। अब अगर हमें निकालना हो फ़ारेनहाइट का तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ़ारेनहाइट का दिया, जैसे मान लिया हमें 35 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और सेल्सियस का हमें पूछा है, तो कैसे फ़ारेनहाइट क्या 35 लिखेंगे बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32 उधर भेज देंगे, 35 में से 32 गया कितना बचा, 3 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस, 3 एकड़ 3, ये इधर जाएगा, 5/3 बराबर डिग्री सेल्सियस, 5/3 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है, 3 एकड़ 3, 20 आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, 1.66 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस प्रकार से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हो गया। अब हमें सेल्सियस और केल्विन में संबंध निकालना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से उस फार्मूले से
जब केल्विन और सेल्सियस का फार्मूला हमें याद देना हो तो कन्वर्ट करना हो तो कैसे, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5, ये हो गया किससे कन्वर्शन, सेल्सियस से किसमें, केल्विन में। अब अगर फ़ारेनहाइट दिया है और केल्विन पूछा तब क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले में रखकर डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर रख के केल्विन में निकालेंगे। अब डिग्री सेल्सियस दिया है 10 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछा है तो क्या करेंगे, केल्विन बराबर 10 प्लस 273.15 कितना हो गया, 283.15 केल्विन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक टेम्परेचर नाप लिया। अब आइए आगे मापन में अनिश्चितता। अब देखिए जो विमी वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन, संख्याओं को सरलता से लिखने के लिए हम उन्हें 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। यहाँ n एक संख्या है जो 1 से लेकर 9.99 के बीच होती है। n घातांक है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए 2 3 किया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम n की पावर n का क्या मतलब हुआ वैज्ञानिक संकेतन में, देखिए जैसे हमने लिखा 3.583 गुणे 10 की पावर 3 और हमें मल्टीप्लाई करना है अब देखिए गुणा में जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होती है, पावर हमेशा ऐड हो जाती है और जब डिवाइड होगा तो पावर लेस हो जाती है। अब ये दोनों अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर और हटा के अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट तो क्या होगा, 3.58 गुणे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 तो 10 की पावर 7 गुणे 3.2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.58 गुणे 3.2 गुणे 10 की पावर 4। ये वैज्ञानिक संकेतन है। अब इसको और मल्टीप्लाई करना हो, अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो 3.85 ब्रैकेट 3 प्लस 0.2 गुणे 10 की पावर 4 3 7। कैसे, अब 4 3 8 24 3 15 2 17 3 3 9 1 10 प्लस 2 8 16 2 5 10 11 2 3 6 7, एक दर्जा कितने बार, 3 बार लगेगा, ये पॉइंट हो गया गुणे 10 की पावर 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको देखिए कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट पॉइंट के नीचे 716, इस तरीके से जब भी जोड़ेंगे पॉइंट, जैसे कोई संख्या दिया है 4 और हमें ऐड करना है इसमें 35.43 तो कैसे लिखेंगे 35.43 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर ये संख्या, उसके बाद जैसे दी हो उनको ऐड करिए, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। अब ये कितना हो गया 6 5 14 और 11, तो ये वैल्यू जो आई ये कितनी आ गई 11.46। अब इसको कैसे लिखेंगे 11.456 गुणे 10 की पावर 7, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो जब भी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि हम पावर्स को हमेशा, अब जैसे मान लिया ये माइनस का 3 था, ये माइनस का 4 हो जाता तो यहाँ पर कितना हो जा -7 हो जाता, क्यों, क्योंकि 10 की पावर -3 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस तो 10 की पावर -3 -4 तो 10 की पावर -7। अब 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3 -3 तब कितना होगा 10 की पावर 4, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें जो प्लस और माइनस करना है, प्लस और माइनस करना है जब जोड़ व घटाओ, जैसे कहीं पर कोई वैल्यू लिखी 4.352 गुणे 10 की पावर 4 और 0.352
364 गुणे 10 की पावर 5। अब हमें ऐड करना है का योग, हमें इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? पहले नंबर में तो पॉइंट के पीछे पॉइंट रखेंगे, 3 पॉइंट गुणे ये 10 की पावर कितना है 4। जब ऐड करेंगे तब क्या करेंगे हम, 10 की पावर 5 है। अब इधर 4 है, इधर 5 है, तो हमें प्लस में क्या होगा, दोनों में बराबर प्लस या माइनस में क्या होगा, पावर सेम करनी है। इसकी भी 4, इसकी भी 4 कर लेनी है, ताकि हम दोनों में पावर कॉमन कर ले लेंगे और इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 4.352 गुणे 10 की पावर 4 प्लस, अब देखिए 10 की पावर 5 है, अगर हम एक 10 इसको दे दें, एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की पावर 4 बचेगा, तो ये पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, 3.64 गुणे 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, 4.352 प्लस 3.64। इसको कैसे जोड़ेंगे, 4.32 3.64, ये ऐड हो जाएगा, 2 5 4 9 6 3 9 4 3 7। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितना होगा, 7.99 गुणे 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इतना रखना चाहें इतना रख सकते हैं, घटाना चाहें, अगर हमें 10 की पावर 7.7 एक पॉइंट नंबर इधर ले आना है, 9 करना है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर इधर ले जाना है 0.799 तो कितना होगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। जब 5 इधर जब पॉइंट जाएगा तो पावर बढ़ेगी, इधर जब जाएगा तो घटेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो संकेतन था वो हो गया। आगे देखते हैं, सभी गैर सिग्निफिकेंट फिगर, जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है सार्थक अंक, सभी गैर शून्य अंक 1 से 9 सार्थक अंक होते हैं। जैसे 285 में 3 सार्थक अंक है। फिलहाल हमने इसको फिजिक्स में बता दिया है, फिजिक्स की क्लास में, लेकिन हम इसको और भी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी बता रखा है, एक बार आपको देंगे। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, शून्य गैर शून्य मतलब 1 2 3 4 5 वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे 0.03, तो ये 0 सार्थक अंक नहीं है, कौन सार्थक अंक है, ये 3 है। ठीक है, 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 2.005 के बीच में 4 सार्थक अंक हो गए, क्यों, क्योंकि 2 गैर शून्य अंक के बीच सार्थक अंक होते हैं, ये 5 ये 2, 1 2 3 4 हो गई। दशमलव के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के कोई नंबर है उसके बाद जो शून्य आएंगे वो सार्थक होते हैं। ठीक है, अब राउंड ऑफ वाला भी फिजिक्स में बता दिया है। राउंड ऑफ में क्या होता है, अगर हटाए जाने वाली संख्या 5 से अधिक है तो पहले अंक में 1 जोड़ देंगे, अगर अंतिम अंक 5 से पहले अंक है तो एज इट इज रखेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। यदि अंतिम अंक अगर 5 है, एग्जैक्टली 5 है, अगर कोई सम संख्या है तो कोई बदलाव नहीं होगा, अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। जैसे 6.35 था, इसके पहले क्या था, विषम था, 3 था, इसलिए ये 5 था, विषम था, तो ये 6.4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, परिशुद्धता और यथार्थता, ये क्या होता है। देखिए, परिशुद्धता, एक ही मात्रा के लिए विभिन्न मापों का एक दूसरे के कितने करीब होना परिशुद्धता कहलाता है, अर्थात नतीजे के बार बार सामने आ रहा है। जैसे मान लिया कोई वैल्यू आई है 2.00 ग्राम आई है, ठीक है, अब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसमें क्या होगा, 1.94 मल्टीप्लाई 2.333 ये करना है। अब लंबी लंबी वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, जैसे 94 आ गई, 1.94 आ गई, 1.92 आई या 2.04 आ गया, ये जो आसपास की वैल्यू है उनको परिशुद्धता वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो आसपास की वैल्यू है, 2 था उसके 1.94 आ गया, 1.92 आ गया या 2.045 आ गया, ये परिशुद्धता है। यथार्थता का मतलब यथार्थ, एक्यूरेसी, आपका मापा गया मान वास्तविक मान के कितने करीब है। अब जैसे 2 था, 2.00 ग्राम था,
अब 1.99 आया आपका, या 2.01 आया, तो ये क्या है, ये बिल्कुल यथार्थ उसके बिल्कुल आसपास है, ठीक है, इसको यथार्थता बोलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण डायमेंशियल डायमेंशनल एनालिसिस, मात्रकों को रूपांतरित करने की इस विधि को गुणक लेबल विधि कहते हैं। मात्रकों को रूपांतरित करने के लिए इकाई को गुणक विधि या विमीय विश्लेषण कहा जाता है। देखिए मात्रक क्यों बदलने हैं, जैसे आप बाजार में चावल लेने जाएंगे तो उसका मात्रक क्या होना चाहिए, किलोग्राम, लेकिन अगर मंडी में गए तो कुंटल हो गया। लेकिन अगर आप सोना खरीदने गए तब तो ना आपको मात्रक जरूरत है क्विंटल का, ना ही जरूरत है किलोग्राम का, तब आपको क्या चाहिए, ग्राम का मात्रक चाहिए, मिलीग्राम का मात्रक चाहिए। इसीलिए ये विमीय विश्लेषण होता है, डायमेंशनल एनालिसिस होता है, रूपांतरित करने की इस विधि को। कोई चीज़ अगर ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम है उसको क्विंटल में या ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस कन्वर्जन को मात्रकों का रूपांतरण कहते हैं। यदि हमें 3 अंश को सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए आप जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर आपको 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है, 1 इंच बराबर, तो हमें 3 इंच को कैसे सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 1 इंच बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 की जगह 3, 1 इंच की वैल्यू कितनी है 2.54, ठीक है। 3 चक्कू 12, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ये सेंटीमीटर आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने इंच को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। ऐसे ही आगे देखते हैं। लॉ ऑफ, अब देखते हैं सबसे, अब इसमें यूनिट डिवीजन में देख लेते हैं। जैसे आपको सेकेंड को बदलना हो, जैसे 1 मिनट में आपको पता है कितने 60 सेकंड होते हैं, अगर आप 1 मिनट में, और 1 घंटे में 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड, तो क्या होगा, 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इस प्रकार से 3600 सेकंड आ गए, ये यूनिट कन्वर्जन है। अब जैसे 2 लीटर दूध है, आयतन में परिकलित कीजिए। अब 1 लीटर दूध है जैसे, तो क्या होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन होगा। बाकी जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ये सब चीज़ें कवर करेंगे। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन, संयोजन का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। जो रासायनिक संयोजन होता है उनके जोड़ने के जो नियम होते हैं, जैसे आप देखिए कई तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है, कई तत्व मिलकर कोई जब आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, ठीक है, उसको, तो वो कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। तो जो वो जुड़ते हैं, यौगिक बनते हैं, वो कुछ नियम से बनते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे रैंडम कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति एक नियमित रूप में चलती है, हर एक नियम फॉलो होता है। वैसे आप केमिस्ट्री भी है, आपको जो 2 तत्व मिलकर कोई यौगिक बनाएंगे वो भी एक नियम के अनुसार ही बनाएंगे। इसलिए जो वो नियम फॉलो होते हैं उनको रसायन संयोजन के नियम कहते हैं। क्या है, जब कोई तत्व जब कई कोई तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो वे कुछ नियम
नियम का पालन करते हैं। पालन करते हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ कन्वर्जन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, संरक्षण। अब ऐसे समझिए, द्रव्य का संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। कोई चीज, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, अब कहते हैं वनों का संरक्षण, जल संरक्षण, तो द्रव्यमान का बचाव, इसका यही भाव निकलता है इस नियम से। तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है कि ब्रह्मांड में कोई वस्तु ना, ब्रह्मांड में कोई चीज ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस उसका रूप बदला जाता है, एक रूप से वो दूसरे रूप में चली जाती है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, पानी से बर्फ बनना, दो एलिमेंट मिलकर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या पानी बनाते हैं, इसी प्रकार से एक रूप से दो एग्जिस्ट है, हाइड्रोजन भी है पहले से, ऑक्सीजन भी है, दोनों का जो यौगिक बना है तो वाटर बन गया। इस प्रकार से जो जो भी वस्तु है, कोई भी जो द्रव्यमान है, चीज है, जो ना तो पैदा की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड में कोई चीज ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस उसका रूप बदलता है। ठीक है, ब्रह्मांड में रूप बदलता है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, द्रव्यमान समान रहता है अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में। उदाहरण के रूप में, अगर 100 ग्राम बर्फ है को पिघलाने पर 100 ग्राम ही पानी मिलेगा। ठीक है, अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान सेम रहेगा, मतलब द्रव्यमान का संरक्षण किया गया, बिल्कुल सेम रहा। इसको उदाहरण क्या है? 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने पर 100 ग्राम ही पानी मिलेगा, या 100 ग्राम पानी को पिघलाएंगे तो 100 ग्राम ही बर्फ निकलेगा। ये क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया।
दूसरा उदाहरण, कार्बन 12 ग्राम, जब ऑक्सीजन 32 ग्राम जो होता है, हाँ, इसका द्रव्यमान के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होगा, देखिए 12 कितना है, 12 ग्राम क्या है, कार्बन है, और O2 कितना है, 32 है। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाई नहीं, कार्बन ऑक्साइड, सिर्फ कार्बन, अगर कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाई हो गया तो कितना होगा, 2 गुणे 32, तो कितना हो गया, 12 प्लस 32 दूना 64, ये कितना हो गया, 76 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। ठीक, क्या है नियम, ब्रह्मांड में कोई चीज ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस उसका एक रूप से दूसरा रूप बदलता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान समान रहता है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने पर 100 ग्राम पानी निकलेगा। कार्बन 12 ग्राम है, जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 ग्राम, 12 गुणे 32 गुणे 2 64, इतने ग्राम उसका द्रव्यमान रहता है। ठीक है, अब अगला है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक हमेशा उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी शुद्ध शुद्ध रासायनिक यौगिक यौगिक उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। और उन तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से लाया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यौगिक कहाँ से लाया गया है। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए स्थिर मतलब बिल्कुल फिक्स है। क्या अनुपात, कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है और उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उन तत्वों का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यौगिक कहाँ से लाया गया है, ठीक है, या कैसे बनाया गया है। आया गया और कैसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए H2O, पानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। चाहे वह पानी बरसात का हो, ठीक है, कुएं से हो, ठीक है, या लैब में बनाया गया हो। ठीक है, जो पानी है वो काहे से बना, हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक मिलकर पानी बनेगा। वो पानी चाहे बारिश का हो, कुएं का हो, मिनरल वाटर हो या लैब में बनाया हुआ, एलिमेंट जो इसके तत्व लगे हैं उनसे ही बनेगा, ठीक है। ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है और उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यौगिक कहाँ से लाया गया और यह कैसे बनाया गया है। उदाहरण दो, जैसे CO2, आप लकड़ी लड़की लकड़ी लकड़ी जलाकर CO2 निकाले, या हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन अपने अंदर से सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या सांस छोड़कर CO2 निकालें। जो CO2 है वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या हो गया, जो उसके शुद्ध यौगिक, कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है और उन तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यौगिक कहाँ से लाया गया है या कैसे बनाया गया है। CO2 में कार्बन एक और दो ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाएंगे। वो आप कैसे भी CO2 को उत्सर्जन करें, लकड़ी जलाकर या सांस छोड़कर। ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन में होता है, कार्बन में कितना इसका, CO2 में 3:8 का होगा, कार्बन 3 होता है और ऑक्सीजन जब 4, 2 ऑक्सीजन है तो 8 हो गया। तो इसका जो अनुपात है वो भी नियत रहेगा। अगला है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात नियम क्या कहता है, कभी कभी दो तत्व आपस में जुड़कर एक से ज्यादा यौगिक बना लेते हैं।
यौगिक बना लेते हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम एक तत्व के वजन को फिक्स कर दें, तो दूसरे तत्व का में एक सरल पूर्णांक अनुपात, जैसे 1:2, 1:3, 2:3। ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है, H2 कितना है, 2 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 होगा, लेकिन 2 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस कितना हो गया, 32 हो गया, 2 32। अब जब हम H2O को देखते हैं, जल को, तब क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना, 1 है, 2 गुणे 1, और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। तो कितना हो गया, 2 प्लस 16 ग्राम। अब देखिए, ये 16 और ये 32 कितना हो गया, 1:2 का अनुपात हो गया। तो ये क्या हो गया, गुणित अनुपात का नियम हो गया। कभी कभी दो तत्व आपस में मिलकर एक से ज्यादा यौगिक बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम एक तत्व का वजन फिक्स कर दें तो दूसरे तत्व का वजन अलग अलग यौगिकों में एक सरल पूर्णांक अनुपात बनाएगा। एक तत्व फिक्स कर दे, जैसे H2O, H2O2, H2O, H2O3, या फिर CO2, CO3, ऐसे करके जब एक तत्व फिक्स होगा तो दूसरे का जो है वो एक क्या होगा, दूसरे तत्व का अलग अलग यौगिकों में एक सरल पूर्णांक अनुपात हो जाएगा। 1:2, 2:3, 1:3, इस प्रकार से ये गुणित अनुपात हो गया। अब अगले पे चलते हैं, चौथा इसका अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा क्या है, गौ-लूसैक का गैसीय, गौ-लूसैक गैसीय आयनों का नियम। जब कैसे आपस में अभिक्रिया करती हैं,
तो वो हमेशा आयतन के एक बहुत ही सरल अनुपात में जुड़ती है। क्या है वो? आयतन के बहुत सरल अनुपात में जुड़ती है। शर्त यह है तापमान और दबाव समान होना चाहिए। गैर-लूसे का गैसीय आयनों का नियम क्या है? जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो वो हमेशा आयतन के एक बहुत ही सरल अनुपात में जुड़ती हैं। जब वो अभिक्रिया करती हैं तो आयतन के हमेशा बहुत ही सरल अनुपात में जुड़ती हैं। बस ये क्या है, उसका गैस का तापमान और दबाव समान होना चाहिए। जब तापमान और दबाव समान होगा, जैसे उदाहरण के लिए पानी का बनना, पचास ml ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो 100 ml वाष्प बनती है। और जो पानी का फार्मूला क्या था? H2। एस कितना था इसका? 2:1। ठीक है, इसका भी अनुपात एक था, इसका आयतन का अनुपात भी सेम अनुपात में आ गया। तो लू गैसों का अनुपात क्या था? जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो वे हमेशा आयतन के बहुत ही सरल अनुपात में जुड़ती हैं। शर्त यह तापमान और दबाव समान होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये गैलुसेक का हो गया। अब अवोगाद्रो का नियम से देखते हैं। अवो यदि तापमान और दबाव एक समान रखा जाए तो समान आयतन वाले सभी गैसों के डिब्बे
डिब्बों में अणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, चाहे गैस कोई भी हो, ठीक है। आवोगाद्रो का नियम कहता है यदि तापमान और दबाव एक समान रखा जाए तो समान आयतन वाले सभी गैसों के डिब्बों में अणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होगी, चाहे गैस कोई भी हो। जैसे आप कोई 3 डब्बा ले लीजिए, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन। अगर इनमें दबाव और तापमान सेम हो तो इनमें अणुओं की जो संख्या है वो बिल्कुल सेम होगी। अगर इसमें 1000 अणु हैं तो इसमें भी 1000 होंगे, इसमें भी 1000 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आवोगाद्रो का नियम भी खत्म हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम थे, जो था यह इसका रासायनिक संयोजन के जो 5 नियम थे उसमें से 5 नियम क्लियर हो गए। आपको सारे नियम या जितना भी पूरा क्लास है इसके नोट्स बनाना है, नोट्स बना के सब कॉपी पे लिखना है, उसके बाद इनको रिवाइज करना है, तब ये याद होंगे। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।